Hello everyone. In this video we will learn about anatomy of the cornea. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉर्निया क्या है। तो उसके लिए हमें ये तो पता होगा ना कि हमारी आई में 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। उसमें से आउटर लेयर में 2 पार्ट होते हैं, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अगर आपको नहीं पता तो आइए इस डायग्राम में देखते हैं। अब अगर ये हमारी आई है और आई का ये आउटर लेयर है, इसमें मैंने इनर और मिडल लेयर ड्रॉ नहीं किए हैं। तो आउटर लेयर में ये इतना जो पार्ट है ना वो कॉर्निया है एंड बाकी का ये जो पार्ट है वो स्क्लेरा है। ये तो मैंने जूम किया हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिए अभी। ये आगे का इतना पार्ट है वो कॉर्निया एंड बाकी का जो हमारी आई में जो वाइट कलर का पार्ट दिखता है ना वो सब है स्क्लेरा। और बीच में हमें जो ब्लैक कलर का दिखता है ना उसके बाहर ट्रांसपेरेंट होती है कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है इसलिए हमें जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखता है वो प्यूपिल होता है और उसके अराउंड आइरिस होता है। बट वो जो ब्लैक कलर का पार्ट है उसके अराउंड ट्रांसपेरेंट होती है हमारी कॉर्निया। ठीक है। Cornea is transparent avascular watch glass like structure which forms anterior 1/6 of outer fibrous coat of eyeball. ये जो आईबॉल है ना हमारा, उसका ये आउटर 1/6 पार्ट है वो कौन बनाता है? वो कॉर्निया बनाती है। ठीक है। अब अगर हम इसके डायमेंशंस देखें तो एंटीरियर सरफेस में एपिथेलियम होता है। कॉर्निया के टोटल 6 लेयर होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उसमें से एंटीरियर सरफेस में हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है 11.7 mm। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। वर्टिकल डायमीटर है 11 mm। ये हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, बाकी थियोरी में ऐसा अलग से क्वेश्चन नहीं आता कि एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया के डायमेंशंस बताओ। पोस्टीरियर सरफेस सर्कुलर होती है और उसका एवरेज डायमीटर है 11.5 mm। उसके बाद थिकनेस ऑफ द कॉर्निया, सेंट्रल थिकनेस है 0.52 mm एंड पेरिफेरल थिकनेस है 1 to 1.2 mm। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंटीरियर में होता है 7.8 mm एंड पोस्टीरियर में होता है 6.5 mm। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.376। ये आप याद रखना, बाकी का कुछ याद रखे या ना रखे ये याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.376। रिफ्रैक्टिव पावर होता है 45 डायोप्टर। अब हम कॉर्निया की हिस्टोलॉजी देखते हैं। हिस्टोलॉजी में कॉर्निया में टोटल 6 लेयर होते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे 6 लेयर का नाम देखते हैं, बाद में हम डायग्राम देखेंगे और उसके बाद हम हर एक लेयर के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो टोटल 6 लेयर एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियम, बाउमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा का दूसरा नाम है सबस्टेंशिया प्रोप्रिया, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। अब हम हमारी बुक एक एक खुराना में से इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया। सबसे पहले है एंडोथेलियम, बाउमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ड्यूआर्ट्स लेयर, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। तो मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन से है। तो अगर हम इस कॉर्निया को जूम करें तो एंटीरियर इधर की साइड सबसे पहले कौन होगा? एपिथेलियम। एंड इधर अंदर की साइड कौन होगा? एंडोथेलियम। इसके बीच में एंटीरियर टू पोस्टीरियर इस तरह से है। ठीक है। अब हम देखते हैं एपिथेलियम के बारे में। अब सबसे पहले है एपिथेलियम। तो एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर है और वो कौन सी टाइप का एपिथेलियम होता है? तो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड मतलब कि वो बहुत से लेयर में अरेंज हुआ होगा। तो उसके लेयर 3 होंगे, बेसल सेल होंगे, वो कोलमनर होंगे, बीच वाले अम्ब्रेला सेल एंड सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाले फ्लैट सेल। अब ये जो बेसल एपिथेलियल सेल है ना, ये बेसल एपिथेलियम सेल वो लिम्बल एरिया मतलब कि लिम्बस, कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन होता है उसे लिम्बस बोलते हैं। तो लिम्बस एरिया के जो बेसल एपिथेलियल सेल है ना वो स्टेम सेल होते हैं। वो डिवीजन करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो डिवाइड होते हैं, इसलिए एपिथेलियम रिजनरेट हो सकता है। अगर किसी इंजरी की वजह से हमारा एपिथेलियम कॉर्निया का डैमेज हुआ तो वो रिजनरेट हो सकता है।
अब हम देखते हैं बाउमेंस मेम्ब्रेन। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ एसेल्युलर मास ऑफ कंडेंस्ड कोलेजन फाइब्रिल्स। इस लेयर में कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं। 12 माइक्रोन इसकी थिकनेस है एंड ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है बिकॉज ये पास नेगेटिव है। पास जो स्टेन है, जनरली बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो पास पॉजिटिव होते हैं, बट ये जो बाउमेंस मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वो पास नेगेटिव है, इसलिए ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। पास स्टेन क्या होता है? पीरियोडिक एसिड स्किफ रिएजन जो पैथो में आता था ना, वो। अब ये जो लेयर है उसमें सेल्स नहीं होते हैं, ए सेलुलर है, इसलिए ये रीजनरेट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई इंजरी हुई, एपिथेलियल में कोई इंजरी हो तो वो रीजनरेट हो सकती है। हमने देखा था कि लिम्बल एरिया में स्टेम सेल होते हैं, बट अगर यहाँ कोई इंजरी हुई तो ये रीजनरेट नहीं हो सकता और ये स्कार के थ्रू हील होता है। इस स्कार के कारण कॉर्निया में ओपेसिटी हो जाती है। ये ओपेसिटी 3 टाइप की होती है, नेबुलर, मैक्यूलर एंड ल्यूकोमेटस। इसके बारे में हम फिर कभी देखेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी में। अब ये थर्ड लेयर है स्ट्रोमा। तो हमें डायग्राम पर से ही पता चल रहा है कि ये सबसे थिक लेयर है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे कि ये सबसे थिक लेयर है, इसकी थिकनेस 0.5 mm है एंड ये दिस कंट्रीब्यूट्स टू 90% ऑफ टोटल कॉर्नियल थिकनेस। टोटल कॉर्निया की जो थिकनेस है उसमें से 90% थिकनेस तो ये स्ट्रोमा की वजह से ही है। इसमें क्या होता है? कंटेंट्स कोलेजन फाइबर्स। इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो कोलेजन फाइबर्स में से भी मोस्ट कॉमन टाइप के कोलेजन फाइबर कौन से होते हैं? टाइप 1 के। एंड ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसके बीच की स्पेस है, उसकी बीच के स्पेस में ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं एंड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स में से भी मोस्ट कॉमन टाइप के कौन से होते हैं? केराटिन सल्फेट। अब ये फोर्थ लेयर है ड्यूआर्ट्स लेयर। तो इसके पीछे क्या है? डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। तो इसका दूसरा नाम प्री डेस्मेट्स मेम्ब्रेन भी है। ड्यूआर्ट्स लेयर, इसका दूसरा नाम है प्री डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। इसकी डिस्कवरी की थी डॉक्टर हरमिंदर ड्यूआ ने 2013 में। इसकी थिकनेस है 7 to 14 माइक्रोन्स। ये भी ए सेलुलर स्ट्रक्चर है एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर है। ये सबसे अंदर वाला है एंडोथीलियम, उसके ऊपर है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। तो ये डेस्मेट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन ये एंडोथीलियम करता है, ठीक है। तो देखिए, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन इट इज सिक्रेटेड कंटिन्यूअसली बाय अंडरलाइंग एंडोथीलियल सेल्स। ये अंडरलाइंग जो एंडोथीलियल सेल्स थे ना, वो सिक्रीट करते हैं डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। ये रीजनरेट हो सकता है एंड ये वेरी रेजिस्टेंस होता है केमिकल एजेंट्स, ट्रोमा, पैथोलॉजिकल प्रोसेस, इन सब का रेजिस्टेंस होता है। इसकी थिकनेस थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज होती है एंड ये जो डेस्मेट्स मेम्ब्रेन है ना, उसका पेरिफेरल टर्मिनेशन है, उसका ही नाम है स्वाब्स लाइन। ये अभी आप याद रख लीजिए, स्वाब्स लाइन के बारे में डिटेल में आएगा ग्लूकोमा में, ठीक है। अब हम देखते हैं एंडोथीलियम के बारे में। तो ये सबसे अंदर वाला जो स्ट्रक्चर था ना, वो है एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम इज अ इनरमोस्ट लेयर। ये सिंगल सेल लेयर है और ये जो सेल होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। पॉलीगोनल में भी मेनली हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अब इस एंडोथीलियम का काम क्या होता है? तो कि इट हेल्प्स टू मेंटेन कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी बाय 2 मैकेनिज्म्स। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देखा था कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से है ये दोनों। सबसे पहले है एक्टिव सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये क्या करता है? कॉर्नियल डिहाइड्रेशन मेंटेन करता है। इसकी वजह से क्या होगा? कॉर्निया में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा ना, वो इस पंप की मदद से बाहर चला जाएगा। इसकी वजह से कॉर्निया में कोई फ्लूइड नहीं रहेगा और कॉर्निया हेजी नहीं होगी, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरा है ये टाइट जंक्शन बिटवीन एडजुवेंट एंडोथेलियल सेल। ये क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। तो ये कॉर्निया जूम की हुई है, ये सब कॉर्निया है। सबसे बाहर क्या होगा? सबसे बाहर क्या होगा? एपिथेलियम होगा और सबसे अंदर यहाँ पे होगा एंडोथेलियम। अब इस एंडोथेलियम के पीछे यहाँ पे क्या होगा? एक्वियस ह्यूमर होगा। वो फ्लूइड ही है, तो वो फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करेगा इस तरह से अंदर आने के लिए। तो अगर ये फ्लूइड यहाँ पे अंदर आ गया तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगी, कॉर्निया ओपेक हेजी हो जाएंगी। तो
यहाँ जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, वो सेल के बीच में टाइट जंक्शन होते हैं। इसकी वजह से कोई भी फ्लूइड पीछे से कितना भी प्रेशर करे अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम एंडोथेलियल सेल्स के बारे में देखते हैं। तो नॉर्मली एंडोथेलियल सेल का काउंट कितना होता है, तो कि 2400 टू 3000 सेल्स पर mm²। नॉर्मली इतने सेल्स होते हैं। नॉर्मल काउंट तो इतना है। अब अगर किसी वजह से डैमेज या किसी वजह से ये सेल का काउंट कम हो गया, तो अगर ये सेल का काउंट 500 से ज़्यादा है मगर 2400 से कम है, तो कॉर्निया एडजस्ट कर लेगी। कॉर्निया एडेप्ट्स बाय पॉलीमेगाथिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमेगाथिज्म मतलब कि सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाएगी, एंड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि जो सेल्स बचे हुए हैं उसके शेप में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इस दो मैकेनिज्म की मदद से ये जो बाकी के सेल है वो अडेप्ट कर लेंगे। बट अगर इस सेल का काउंट 500 से भी कम हो गया, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे एंड लीड टू कॉर्नियल डिकम्पेंसेशन। हेज़ी एंड इडिमेटस कॉर्निया हो जाएगी। कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल के जो वो 2 मैकेनिज्म थी ना, वो सोडियम पोटेशियम पंप वाली एंड टाइट जंक्शन वाली, वो काम नहीं कर पाएंगी। इसकी वजह से कॉर्निया हेज़ी एंड इडिमेटस हो जाएगी। अब अगर ये कितने सेल है उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी हो, तो किसकी मदद से कर सकते हैं? स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी की मदद से ये सेल कितने हैं वो काउंट कर सकते हैं हम। ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया एवास्क्यूलर है। क्यों एवास्क्यूलर है? तो कि कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रहना है। अगर वास्क्यूलर होगी, वहाँ पे वेसल्स होगी, तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, इन्फ्लामेशन ऐसा कुछ होगा और कॉर्निया के ओपेक होने के चांसेस है। इसलिए कॉर्निया एवास्क्यूलर है। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। तो 5th क्रेनियल नर्व है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिब्युलर। उसमें से जो ऑप्थेल्मिक नर्व है V1, ऑप्थेल्मिक नर्व की भी 3 ब्रांचेस है, लेक्राइमल, फ्रंटल एंड नेजोसिलियरी। उसमें से जो नेजोसिलियरी ब्रांच है ना, वो कॉर्निया को सप्लाई करती है। हमें ये तीनों याद रखनी है कि ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑप्थेल्मिक की भी 3 ब्रांचेस, उसमें से जो नेजोसिलियरी है वो कॉर्निया को सप्लाई करती है। आई होप कि आपको कॉर्निया के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।